नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब के इस उत्तराखंड विभूति सीरीज में। इस सीरीज के तहत मैं आपको उत्तराखंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया, उनके बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, कल है 3 मई और 3 मई को उत्तराखंड जौनसार बावर के जो वीर सपूत हैं वीर केसरी चंद, इनकी स्मृति में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से यह संभव नहीं है, लेकिन देखिए मेले का आयोजन इसीलिए किया जाता है ताकि उनको याद किया जाए। तो क्यों ना उनकी जीवनी को जाना जाए, उनके जीवन परिचय को पढ़ा जाए और इस प्रकार से हम उन्हें याद कर सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि वीर केसरी चंद आखिर हैं कौन। देखिए, वीर केसरी चंद आजाद हिंद फौज के एक सैनिक थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब इन्होंने लड़ाई लड़ी आजाद हिंद फौज में रहकर, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इम्फाल में और उसके बाद इन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने इन्हें माफी मांगने का छूट भी दी थी कि आप क्या करो भाई, माफी मांग लो, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन वीर केसरी चंद झुके नहीं, उन्होंने कहा भाई फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन माफी तो मैं मांगने से रहा। और इस प्रकार से इन्होंने उत्तराखंड का, जौनसार बावर और पूरे भारत का नाम रोशन किया। तो आइए आज जानते हैं वीर केसरी चंद जी की संपूर्ण जीवनी को। अब देखिए, 1 नवंबर 1920 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था और 3 माह में क्या हुआ, इनकी माताजी की मृत्यु हुई। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी विकास नगर से। उसके बाद क्या हुआ, 1938 में डीएवी कॉलेज जो देहरादून है, वहां से इन्होंने क्या करा, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं से इन्होंने क्या रखा, इंटरमीडिएट की जो अपनी पढ़ाई है वो जारी रखी। हालांकि ये इंटरमीडिएट पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 10 अप्रैल 1941 को क्या हुआ, परिवार की मर्जी के खिलाफ इन्होंने क्या करा, रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में नायक सुधार पद पर क्या है, ये भर्ती हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, आप जानते हैं 1939-1945 के बीच में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो उस दौरान क्या हुआ, 29 अक्टूबर 1941 को क्या हुआ, मलाया के युद्ध मोर्चे पर इनको तैनात किया गया। कब? 29 अक्टूबर 1941 को। और जापानी सेना द्वारा इनको क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम के नारे से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज आईएनए में क्या हो गए, ये भर्ती हो गए। ठीक है, अब हमें यह समझना होगा कि आईएनए यानी आजाद हिंद फौज है क्या, तभी हम समझ पाएंगे कि वीर केसरी चंद आजाद हिंद फौज में कैसे आए और इनको फांसी की सजा क्यों हुई। अब देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में क्या हुआ, रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद कराने के लिए क्या करा, आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब कैप्टन मोहन सिंह हो गए या फिर निरंजन सिंह हो गए, इनकी क्या रही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब शुरुआत में क्या हुआ, जो आजाद हिंद फौज है इसमें क्या करा गया, जापान द्वारा जो युद्धबंदी बना लिए गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, जो भारतीय सैनिक क्या हुए थे, युद्ध लड़ने गए थे और जापान द्वारा उनको क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, उनको क्या किया गया, आईएनए में शामिल किया गया। अब देखिए, आप जानते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो क्या है, आजादी के लिए सहायता मांगने के लिए कहां गए थे, रूस गए थे, स्टालिन से सहायता मांगी, उसके बाद जर्मनी गए, हिटलर से मिले और लास्ट में कहां गए थे, जापान गए थे। और जापान के जो युद्धबंदी थे उनको उन्होंने किस में शामिल किया, आजाद हिंद फौज में शामिल किया। अब देखिए, बाद में क्या हुआ, बर्मा हो गया, मलाया हो गया, इसमें जो स्थित भारतीय स्वयंसेवक थे उन्हें भी क्या किया गया, भर्ती किया गया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 60,000 युद्धबंदियों को आईएनए में क्या है, भर्ती होने के लिए जापान ने छोड़ दिया था। अब देखिए, 1943 में क्या हुआ, रेडियो पे क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि स्वयं ब्रिटिशर्स क्या कर देंगे, साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। अब 4 जुलाई 1943 को क्या हुआ, रासबिहारी बोस क्या हुए, काफी इंस्पायर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनको इसका कमांडर बना दिया, किसका, आजाद हिंद फौज का। उसके बाद 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया, कौन सा, दिल्ली चलो। और इसी के साथ क्या हुआ, जापानी सेना के साथ मिलकर वर्मा सहित आजाद हिंद फौज, जो आजाद हिंद फौज है वो रंगून से होती हुई कहां पहुंची, थलमार्ग से भारत की ओर बढ़ती गई। और तब क्या हुआ, 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में क्या हुई, यह सेना पहुंची। आप समझ गए होंगे कि आईएनए का जो गठन है वो किसने करा, रासबिहारी बोस ने करा। और बाद में आप ये समझे सिंपली कि जो युद्धबंदी थे, चाहे वो जापान में हो या फिर अन्य जगह हो, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, आईएनए में जोड़ा। ठीक है, और 18 मार्च 1944 को क्या हुआ, कोहिमा और इम्फाल में क्या हुए, ये भारतीय सैनिक पहुंचे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इम्फाल के मोर्चे पर एक पुल को उड़ाने के प्रयास में, ठीक है, अब यहां पर समझिए वीर केसरी चंद जी का क्या रोल रहा है। तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक पुल को उड़ाने के प्रयास में ब्रिटिश फौज ने क्या करा, इन्हें
पकड़ लिया। किसको? केसरी चंद जी को। और बंदी बनाकर कहां भेज दिया? दिल्ली भेज दिया। अब देखिए, अगर आजाद हिंद फौज वास्तव में क्या कर लेती, दिल्ली तक चढ़ाई कर लेती, तो आजादी हमें बहुत पहले मिल जाती। लेकिन उस दौरान बहुत सी घटनाएं घटी। जर्मनी का हारना, जापान का सेकंड वर्ल्ड वॉर में हारना, हिटलर की मौत हो जाना, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो जाना। इस वजह से क्या हुआ, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक है उन्हें पकड़ पकड़ कर क्या किया गया, दिल्ली जो क्या है लाल किला है वहां पर उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए और उन पर क्या करे गए, उनको फांसी की सजा दी गई। और उस समय लोगों ने बहुत विद्रोह भी किया था और एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। लेकिन क्या हुआ, इनको जब पकड़ा गया, किनको? वीर केसरी चंद को, तो ब्रिटिश साम्राज्य और सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचने के गुनाह में इनको क्या कर दिया गया, इन पर मुकदमा चलाया गया और क्या की गई, फांसी की सजा सुना गई। अब देखिए, पिता तो पिता होता है, इनके पिता ने एक वकील करा ताकि क्या हो भाई, इनकी फांसी की सजा माफ हो। लेकिन ये साफ मुकर जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि भाई मेरे सामने तभी आना अगर आंखों में क्या हो, आंसू ना हो, बल्कि क्या हो, स्वाभिमान की चमक हो। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने इनको एक मौका दिया कि भाई एक काम करो, माफीनामा लिख दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन भाई इन्होंने क्या कहा, भारत मां के लिए मर जाऊंगा लेकिन माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। और 3 मई 1945 को क्या हुआ, इनको फांसी की सजा दी गई। जब इनका परिवार फांसी की सजा से पहले इनको मिलना है, तब ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल निडर हैं, निर्भीक हैं और बिल्कुल साहसी हैं। देखिए, हम भगत सिंह जी के बारे में जानते हैं, लेकिन 24 वर्ष की आयु में इनको भी फांसी की सजा दी गई। और अपने परिवार से क्या कहते हैं, यह गम मनाने का नहीं बल्कि खुशी मनाने का दिन है। तब क्या हुआ, 24 वर्ष 6 माह के अल्पायु में इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स के सामने घुटने नहीं टेके और भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाकर फांसी के फंदे पर क्या हो गए, झूल गए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। ठीक है, अब देखिए बात करें मेले की, तो इनकी पुण्य स्मृति में क्या है, प्रतिवर्ष चक्राता के पास रामताल जो गार्डन है चौलीथात में, वहां पर क्या है, एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में लगभग 50,000 से 60,000 लोग क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। बहुत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए, सरकारें चाहे इनको भूल गई हो, लेकिन जौनसार भावर क्षेत्र के जो लोग हैं आज भी इनकी स्मृति में एक भव्य मेले का आयोजन करते हैं। ठीक है, और इस मेले में क्या है, हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर गढ़वाल के क्या जिले हो गए या फिर पछवा दून हो गया, रवाई जौनपुर हो गया, यहाँ के लोग बड़े क्या है हर्षोल्लास से क्या है इसमें शामिल होते हैं और बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो कब होता है, 3 मई को इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जौनसारी जनजाति के बारे में। तो आप जानते हैं उत्तराखंड की 5 जनजातियां हैं, इनको क्या एसटी यानी अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। कब? 1967 में। कौन कौन सी है? थारू हो गई, जौनसारी हो गई, भोटिया हो गई, बोक्सा हो गई और राजी हो गई। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू है। और सर्वाधिक जो कम है, जिनकी जनसंख्या कम हो, कौन सी है? राजी है। ठीक है, और इसके साथ में अगर आपको बताऊं कि जो हमारी राज्य विधानसभा है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, 2 सीटें आरक्षित हैं। एक तो कौन सी? नानकमत्ता उधम सिंह नगर, और दूसरी कौन सी? चक्राता देहरादून, जहां पर क्या होता है, इस मेले का आयोजन होता है। अब देखिए, जौनसारी जो समुदाय है वो गढ़वाल का सबसे बड़ा क्या है, जनजातीय समुदाय है। लेकिन थारू के बाद क्या है, दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। और जौनसार भावर क्षेत्र में क्या करते हैं ये लोग, निवास करते हैं। और इसके अलावा देहरादून का चक्राता हो गया, कालसी हो गया, त्यूणी हो गया, लाखामंडल हो गया, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं ये लोग रहते हैं। और हाँ, टिहरी के जौनपुर हो गया, उत्तरकाशी हो गया, यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, निवास करते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जौनसारी जो लोग हैं ये अपने आप को क्या मानते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनका मुख्य देवता कौन सा है, किसका? जौनसारी जो जनजाति है, ये लोग क्या करते हैं, इनका एक भव्य मेले का आयोजन करते हैं। किसका? वीर केसरी चंद जी की स्मृति में भव्य मेले का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने जाना वीर केसरी चंद जी की संपूर्ण जीवनी कि किस प्रकार मात्र 24 वर्ष के अल्पायु में वो क्या हो गए, फांसी के तख्ते पर झूल गए। इनके बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जानी। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।